19 फरवरी 2013 की ठंडी सुबह एक मेंटेनेंस वर्कर लॉस एंजलिस के एक फेमस होटल की छत पर पानी की टंकी चेक करने गया था। होटल के गेस्ट बार बार शिकायत कर रहे थे कि पानी का प्रेशर कम आ रहा है और अजीब सी स्मेल आ रही है। वर्कर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि टंकी का ढक्कन बाहर से अनलैच्ड था। वो टंकी की ओर बढ़ता है और अंदर झांकता है। अंदर झांकते ही उसकी चीख निकल गई। अंदर टंकी के ठंडे पानी में एक लड़की की बॉडी बिना कपड़ों के फ्लोट कर रही थी और उसके सारे कपड़े पानी में अलग से तैर रहे थे। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये शुरुआत थी एक ऐसी मिस्ट्री की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। Let's dive deep into the mysterious death of Elisa Lam. Welcome to The Crime Show. कहानी की शुरुआत किसी डेड बॉडी या क्राइम सीन से नहीं, बल्कि इंटरनेट के सबसे डिस्टर्बिंग 2.5 मिनट के एक सीसीटीवी वीडियो से होती है। 13 फरवरी 2013 लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट एलिजा लैम नाम की एक मिसिंग लड़की का एलिवेटर वीडियो रिलीज करती है। इस वीडियो में 21 साल की एलिजा लैम लिफ्ट में आती है। वो वेट करती है लिफ्ट बंद होने का, लेकिन लिफ्ट बंद नहीं होती। तभी अचानक से कुछ दिखता है। वो डर कर लिफ्ट के कोने में छिप रही थी। अचानक बाहर झांकती है और फिर से लिफ्ट के बाहर खड़ी किसी से अजीब इशारे करके बातें करने लगती है, लेकिन असल में वहां कोई था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनसीन प्रेजेंस से बात कर रही हो, या शायद किसी को देख रही हो जो कैमरे में नहीं दिख रहा था। उसके हाथ ऐसे घूम रहे थे जैसे वो किसी को कुछ समझा रही हो। और इसका सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि ये सारे सीन में, ये पूरे के पूरे 2.5 मिनट के वीडियो में लिफ्ट का दरवाज़ा एक बार भी बंद नहीं होता है। ये आखिरी बार था जब किसी ने एलिसा को जिंदा देखा था। टंकी में मिलने वाली वो डेड बॉडी एलिजा लैम की ही थी। एलिसा का जन्म 30 अप्रैल 1991 को कनाडा के वैंकूवर शहर में हुआ था। उसके पेरेंट्स डेविड लैम और लीना लैम हांगकांग से आए इमिग्रेंट्स थे, जो वहाँ एक लोकल रेस्टोरेंट चलाते थे। चाइनीज रूट से जुड़े होने के कारण एलिसा का एक ट्रेडिशनल कैंटनीज नाम लैम होजी था और वो इंग्लिश के साथ साथ कैंटनीज भी फ्लुएंटली बोल लेती थी। एलिसा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया UBC की स्टूडेंट थी, जहां वो पिछले 3 साल से पढ़ रही थी। पर उसकी जिंदगी एक आम कॉलेज स्टूडेंट जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उसमें मेनिया और डिप्रेशन के सिवियर अटैक्स आते थे। अकॉर्डिंग टू पब्लिक रिकॉर्ड्स, सही मेडिकेशन लेने के बावजूद भी डिप्रेशन उस पर इस कदर हावी था कि अपने 3 साल के कॉलेज करियर में वो सिर्फ 3 कोर्सेज ही पास कर पाई थी। एलिसा के हिसाब से उसकी कॉलेज लाइफ एक फेलियर बनती जा रही थी। वो लोगों से जुड़ना चाहती थी, दोस्त बनाना चाहती थी, पर हमेशा फेल होती थी। वो चाहती थी कि कोई उससे बात करे, उसकी बातें सुने। कॉलेज में 3 साल बिताने के बाद भी उसकी सोशल लाइफ ज़ीरो थी। इसलिए उसने अपना दोस्त टम्बलर को बनाया। नाउ टम्बलर इज़ अ सोशल ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसका अकेलापन इस हद तक था कि उसे लगता था डिप्रेशन ने उससे दूसरों की मदद करने की काबिलियत भी छीन ली है। इस घने अकेलेपन के बीच भी उसने एक शख्स ढूंढ लिया था जिसे वो मन ही मन अपना मानती थी।
There was a repeated mention on her blog of a musician boy she adored endlessly. लेकिन जब एलिजा ने हिम्मत करके उस लड़के को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की तो उसे मिली एक ठंडी खामोशी। रिजेक्शन से टूटकर एलिजा ने अपने ब्लॉग पर लिखा था, एंड आई कोट, he said nothing. I was rejected. I'm going to be okay. It wasn't going to work. We are just different people. But I thought for a few moments, maybe, that we weren't. It was just me. I want to go home. इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद एलिजा निकल जाती है वेस्ट कोस्ट के टूर पर। उसका प्लान ये था कि पहले वो सैन डिएगो जाएगी, उसके बाद लॉस एंजलिस, सांता क्रूज और सैन फ्रांसिस्को। एलिजा बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी ये टूर करने का। वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी कंडीशन के कारण उसे अकेला नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन आखिरकार पेरेंट्स की चिंता के आगे एलिजा की एक्साइटमेंट और जिद जीत गई और 22 जनवरी 2013 को वो सैन डिएगो के लिए निकल जाती है। अगले दिन वो जू जाती है और उसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करती है। इसके अलावा वो डेली नॉर्मल घर का रूटीन फॉलो करती थी और हॉस्टल में ही रहती थी और साथ ही साथ लोगों को ऑब्जर्व भी करती थी, जो उसे बहुत पसंद था। सैन डिएगो के बाद उसे लॉस एंजलिस जाना था। 26 जनवरी 2013 एलिसा लॉस एंजलिस पहुंचती है। वहां पहुंचकर एक बेड बुक करती है सीसिल होटल में। सीसिल होटल लॉस एंजलिस के वन ऑफ द अनसेफ एरियाज यानी कि स्किड रो में सिचुएटेड है और 2013 में क्राइम्स होना एक आम बात थी। ये एक 14 फ्लोर्स का और 700 रूम्स की बिल्डिंग थी। सीसिल होटल की शुरुआत 1924 में होती है, जब इस होटल को एक बेहतरीन आर्ट डेको थीम पर लगभग 1.5 मिलियन डॉलर्स में बनाया गया था। ये लॉस एंजलिस का एक आलीशान सपना था। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि बाहर से आने वाले अमीर टूरिस्ट और बड़े बिजनेसमैन यहाँ आराम से रुक सके। फिर शुरू हुआ डाउनफॉल होटल सीसिल और स्किड रो दोनों का। होटल स्टार्ट करके 5 साल बाद ही अमेरिका में आता है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। वक्त के साथ साथ सीसिल होटल बन गया था द सुसाइड होटल, एज दिस होटल बिकेम नोटोरियस फॉर मल्टीपल सुसाइड्स एंड अदर क्राइम्स, जिस वजह से रूम्स प्राइसेस जमीन पर आ गए एंड SRO मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ। फिर 1985 और 1991 में उस होटल में 2 ऐसे लोगों की एंट्री होती है जिन्होंने इस होटल को नॉर्मल पब्लिक की नज़र में एक हेल डिक्लेयर कर दिया था। 1985 में होटल में रिचर्ड रेमिरेज द नाइट स्टॉकर, जो एक सीरियल किलर था, वो भी अपने मर्डर्स यहीं इसी होटल से प्लान कर रहा था। 1991 में होटल में आता है एक और सीरियल किलर जैक अंडरवेजर, जिसकी किलिंग्स भी यहीं से एग्जीक्यूट हुई थी। 1991 के बाद होटल में कोई बहुत बड़ा सीरियल किलर तो नहीं आया, लेकिन डेथ और क्राइम रुके नहीं। ये दौर लगातार ड्रग ओवरडोजेस और सुसाइड्स का था। फर्क सिर्फ इतना था कि LAPD और मीडिया को आदत हो चुकी थी कि सीसिल होटल में अगर किसी की बॉडी मिलती है तो वो न्यूज़ की हेडलाइन नहीं बनती थी, बल्कि सिर्फ एक पुलिस फाइल का नंबर बनकर रह जाती थी। ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां लोग आते ही थे गायब होने के लिए। अब हम वापस वहीं चलते हैं 19 फरवरी 2013 में, जहां से ये एपिसोड शुरू हुआ था। 19 फरवरी 2013 को LAPD में को एलिसा की बॉडी मिलती है। बॉडी करीब 19 दिनों तक पानी में रहने की वजह से बुरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी और साथ साथ में ब्लोटेड भी थी, इसलिए उस बॉडी की शुरुआती फोरेंसिक रिपोर्ट साफ नहीं आई थी। 28 जून 2013 को कॉरोनर ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में मौत की वजह एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताई गई थी और उसका मेंटल इलनेस बाइपोलर डिसऑर्डर को मौत का एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना गया था। यानी ये लिखा गया कि वो खुद टैंक में जाकर डूब गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके शरीर पर किसी भी तरह के फिजिकल ट्रॉमा, बचाव करने, ब्लंट फोर्स या फिर किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट का निशान
नहीं था। दो टैंक में मिले उसके कपड़ों से सैंड ग्रैन्यूल्स भी मिले थे। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के लिए उसकी बॉडी में सफिशिएंट खून नहीं बचा था, लेकिन उसके ऑर्गन्स में उसकी प्रिस्क्राइब्ड मेंटल हेल्थ मेडिसिन्स के निशान मिले थे, जबकि कोई इलीगल ड्रग उसके बॉडी में नहीं मिला था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि वो अपनी दवाई फुल डोज में नहीं ले रही थी, जिससे एलिसा का हैलुसिनेशन बढ़ता जा रहा था। ऑन पेपर ये केस क्लोज हो चुका था, लेकिन मीडिया और इंटरनेट ने इसे इतना बड़ा बना दिया था कि लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लगे और सवाल पूछने लगे। पर ये सारी थ्योरीज सिर्फ इंटरनेट की थी, जिन्हें अथॉरिटीज ने कभी भी कंफर्म नहीं किया। ऑटोप्सी रिपोर्ट के आखिरी पेज पर ऑप्शंस में साइड या साइड के बजाय पहले कुड नॉट बी डिटरमिन्ड का बॉक्स चेक किया गया था। फिर उसे काट कर उसके नीचे एरर लिखा गया था और आखिर में एक्सीडेंटल पर टिक किया गया था। लोगों ने कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस किए कि छत पर जाने के दो रास्ते थे, एक अलार्म्ड डोर जिसके लिए कार्ड एक्सेस चाहिए था और दूसरा रास्ता बाहर के फायर एस्केप की खतरनाक और जंग लगी सीढ़ियों से था। अगर एलिसा अलार्म डोर से अंदर गई या छत पर गई तो अलार्म क्यों नहीं बजा? और अगर एलिसा फायर एस्केप से गई तो स्निफर डॉग्स उस रास्ते में उसकी सेंट को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए? एक 21 साल की मेंटली परेशान लड़की 8 फुट ऊंची टंकी पर कैसे चढ़ी, और वो भी बिना किसी लैडर के? और 20 पाउंड का भारी ढक्कन खुद उसने कैसे खोला? अगर वो किसी से छिपने के लिए गई थी तो उसने अपने सारे कपड़े, जूते और घड़ी उतारकर उस टंकी में क्यों डाल दिए? कुछ वीडियो फिल्म्स और एक्सपर्ट्स यहाँ तक दावा करते हैं कि LAPD द्वारा रिलीज किया गया वो 2.5 मिनट का वायरल CCTV वीडियो में टाइम स्टैम्प ब्लर था। वीडियो को स्लो किया गया था और उसमें से 53 सेकेंड्स यानी कि ऑलमोस्ट 1 मिनट का हिस्सा एडिट कर दिया गया था। साथ ही में केस के आखिर तक एलिसा का मोबाइल फ़ोन पुलिस को कभी क्यों नहीं मिला? मोबाइल ना ही उसके रूम में था और ना ही उस टैंक के अंदर था। एलिसा के पेरेंट्स इस सदमे से कभी उभर नहीं पाए। सितंबर 2013 में उन्होंने सीसिल होटल के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया कि होटल अपने मेहमानों की सुरक्षा करने में नाकाम रहा, लेकिन 2015 में कोर्ट ने इस लॉ सूट को डिसमिस कर दिया। जज का कहना था कि एलिसा की मौत बियॉन्ड द इमेजिनेशन थी और इसके लिए होटल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये केस जितना वियर्ड और रैंडम लगता है, उतने ही इसमें कोइंसिडेंस हैं जो इस केस को और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अकॉर्डिंग जिस वक्त एलिसा गायब हुई थी, ठीक उसी वक्त उसी समय होटल के पास किड्रो इलाके में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी फैली हुई थी। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि टीबी की जांच के लिए जिस पैथोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल हो रहा था उसका नाम लैम एलिसा था। इसके अलावा एलिसा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी वहाँ भी टीबी रिसर्च का एक मशहूर सेंटर था। इस इत्तेफाक की वजह से लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई कि कहीं एलिसा को किसी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट या वेपन के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा था। पर ये सारी अगेन सिर्फ इंटरनेट थ्योरीज हैं। और सबसे भयानक कोइंसिडेंस तो तब आता है जब एलिसा टेम्बलर के पोस्ट में लिखती है, एंड आई कोट, हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ मेनी पीपल थिंक अबाउट यू? इट्स सो बिजार। इमेजिन समवन आउट ऑफ द ब्लू thinking of your face. Something happens, they remember you. Your favorite song, how you dress, the way you talk, the look in your eyes when you are happy. They remember that about you, even if you have not seen each other in years. Everything in life is a reminder of a person, a place, a moment. You may think you have forgotten, but you haven't. और वो ही हुआ, उसकी मौत को अब पूरी दुनिया याद करती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू TCS द क्राइम शो। व्हाट डू यू थिंक? क्या कारण हो सकता है एलिसा की मौत का? इफ यू हैव एनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देन लेट अस नो इन द कमेंट्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।